गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटीग्रल कैलकुलस के इस वीडियो में आज हम इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ अ कर्व यानी वक्र का नेज समीकरण जो होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यदि s, ये जो s है, ये किसी दिए हुए वक्र के निश्चित बिंदु a से, इस बिंदु से, ये हमारे पास एक कर्व है, इस कर्व के किसी निश्चित बिंदु a से s एक दूरी हो जो कि बिंदु P तक नापी गई है, तो इसको आर्क की लंबाई कहते हैं s को। और फाई वह कोण है जो कि इनिशियल एक्सिस x के पैरेलल a के ऊपर जो टेंजेंट डाली जाती है उससे पॉइंट P से की टेंजेंट से बनाया हुआ एंगल है फाई। तो s और फाई के रिलेशन को, ये जो हमारे पास में s और फाई का रिलेशन होता है, इसे हम इंट्रिंसिक इक्वेशन या नेज समीकरण कहते हैं। वक्र का जो नेज समीकरण है, जो भी हमारा इक्वेशन आएगा वो इसकी आकृति को बताता है कि इस कर्व की आकृति कैसी है, न कि ये बताता है कि इसकी स्थिति अक्ष के अनुदिश कहाँ पर है। इसकी स्थिति एक्स और वाई से बदलने पर भी जो इक्वेशन है वो कर्व की इक्वेशन को बताती है। अब हम कार्तिकीय समीकरण से नेज समीकरण निकालने की विधि को देखेंगे। मान लेते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास में एक कर्व है, ये हमारे पास में एक कर्व है, ये है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अब इस कर्व पे ये हमारा कार्टेशियन कर्व है, उस पर a एक फिक्स पॉइंट है जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, और s उसकी p पॉइंट तक पहुंचने पे जो समय लगता है, उस पर जो दूरी तय करती है वो हमारी s है। और यहाँ पर OX हमारा इनिशियल लाइन है, ये हमारी OX ये प्रारंभिक रेखा है, एंड P be any point on the curve. Now length of the arc is AP इक्वल टू S, और फाई वो एंगल है जो कि फिक्स लाइन के साथ बनाता है। जब हम P पे एक टेंजेंट खींचते हैं तो फिक्स लाइन के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम फाई कहते हैं। तो हम जानते हैं कि टेन साई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, विच इज़ इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया। तो एस इक्वल टू, ये भी हम जानते हैं कि ए टू एक्स इंटीग्रल, मैंने आपको पहले बताया था, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसको हम वैल्यू रख दें, डी वाई अपॉन डी एक्स को, जो हमने यहाँ पर एफ डैश एक्स से डिनोट किया उसको रख देते हैं। तो ए टू एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। सपोज़ मैंने इस पूरे को हमने एफ कैपिटल एफ एक्स मान लिया, तो ये जो हमारा एस इक्वल टू एफ एक्स है, ये हमारा नेज का समीकरण आएगा। कब? जब हम 1 और 2 से x का विलोपन कर देंगे। इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 से जब हम x का विलोपन कर देंगे तो हमारे पास में नेज का समीकरण आ जाएगा। नाउ इंट्रिंसिक इक्वेशन फ्रॉम द पोलर इक्वेशन। अब पोलर इक्वेशन से हम नेज के समीकरण कैसे निकालते हैं वो देखिए। हम वैसा ही डायग्राम बनाएंगे, सिर्फ कर्व का नाम हमने यहाँ पर r इक्वल टू एफ थीटा दे दिया, और पॉइंट A से और पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है, आर्क तो इसका S है, और ये जो डिस्टेंस है जो कि O से हम नापते हैं, A से लेके P तक की, सॉरी O से लेके P तक की, ये हमारी R है। और जो एंगल बनाती है टेंजेंट P पर इनिशियल लाइन पे वो फाई है, और टेंजेंट और जो लाइन ओ P है हमारी, उसके बीच में जो एंगल है वो फाई से डिनोट करते हैं, और ओ एक्स के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। नाउ लेट r इक्वल टू एफ थीटा इज अ पोलर इक्वेशन ऑफ द कर्व एंड a इज अ फिक्स पॉइंट, s इज अ डिस्टेंस फ्रॉम a टू p। ये जो हमारी यहाँ से लेके, ये जो a से ले करके और ये जो p तक का आर्क है, ये हमारा s कहलाता है। और ओ एक्स हमारी फिक्स लाइन है, ये ओ एक्स हमारी फिक्स लाइन है, साथ में ए पर टेंजेंट के पैरेलल भी है। ये जो ए पे हमने जो टेंजेंट डाली है ये इसके पैरेलल है। अब ए पी इक्वल टू एक्स
एंड पॉइंट P पर स्पर्श रेखा निश्चित रेखा के साथ में एंगल अल्फ़ा बनाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अगेन हम ये मानते हैं कि निश्चित बिंदु A का सदिश कोण यानी कि वेक्टोरियल एंगल हमारे पास में अल्फ़ा है, और बिंदु P के लिए तो निश्चित बिंदु A का सदिश कोण वेक्टोरियल एंगल अल्फ़ा है तथा बिंदु P के लिए साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई है, जहाँ पर कि थीटा बिंदु P का सदिश कोण है। एक एवं फाई बिंदु P पर ध्रुवांतर रेडियस वेक्टर तथा स्पर्श रेखा के मध्य में कोण है। ये देखिए यहाँ पर, ये इस बिंदु A से जो ओरिजिनल O से हमने कोण बनाया है वो हमारा अल्फ़ा है, और ये P बिंदु का जो टेंजेंट हमने डाला है और ये ध्रुवांतर रेखा हमारी है, उसके बीच में ये कोण हमारे पास में फाई है, और ध्रुवांतर रेखा और इनिशियल लाइन के बीच में हमारे पास में ये कोण हमारे पास में थीटा है। तो इस तरह से हमारे पास में ये जो साई है ये फाई प्लस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर फाई प्लस थीटा प्लस फाई। तो जहाँ पर कि थीटा पॉइंट P का सदिश कोण है। तो अब स्पर्श रेखा के मध्य में जो कोण है वो स्पर्श रेखा के मध्य कोण क्या होता है, फाई बिंदु P पर ध्रुवांतर तथा स्पर्श रेखाओं के मध्य में कोण है। अब tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू एफ थीटा अपॉन एफ डैश थीटा, और विच इज इक्वल टू एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा टू अल्फा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू थीटा अंडर रूट ऑफ आर की जगह हमने एफ थीटा रखा तो आर स्क्वायर की जगह एफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू एफ डैश थीटा है तो उसका होल स्क्वायर डी थीटा, इसको हमने कैपिटल एफ थीटा मान लिया। अब वक्र का नियत समीकरण 1 और 2 और 3 से, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है, इन सब से हमें थीटा और फाई का विलोपन करने पर प्राप्त होता है। अब इंट्रिंसिक इक्वेशन फ्रॉम पैरामेट्रिक इक्वेशन, यदि हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन प्राचलिक समीकरण से नियत समीकरण निकालना है तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हमको दी होती है x इक्वल टू एफ टी एंड y इक्वल टू साई टी। तो इन इक्वेशंस में tan फाई इक्वल टू हमें पता है डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, और डी वाई अपॉन डी एक्स को हम डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं। तो डी वाई अपॉन डी टी हो गया फाई डैश टी इसका डिफरेंशियल, और डी एक्स अपॉन डी टी हो गया इसका डिफरेंशियल, तो ये हो गया एफ डैश टी, और इसको हमने कैपिटल एफ टी से डिनोट कर दिया। एंड एस इक्वल टू टी जीरो टू टी अंडर रूट ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी जीरो टू टी अंडर रूट ऑफ एफ डैश टी का होल स्क्वायर प्लस फाई डैश टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। यहाँ से ये जो हमारे पास में डी एक्स अपॉन डी टी है ये एफ डैश टी होता है, यहाँ से इसका स्क्वायर कर दिया, इसी तरह से वाई से हो गया, ये हो गया, इज इक्वल टू जी टी से हम डिनोट कर दिया। अब वक्र का अभिष्ट समीकरण 1 और टी से टी का विलोपन करने पर प्राप्त होता है। तो इस तरह से जब हमको नियत समीकरण निकालनी होती है तो हम जो हमारे को इक्वेशंस दी हुई है उसमें से प्राचलिक समीकरण में से टी का विलोपन करेंगे हम, और जो हमारे पास में पोलर इक्वेशंस है उनमें से हम फाई थीटा और फाई का विलोपन करेंगे, तब हमें प्राप्त होगा, और इसमें से एक्स का विलोपन करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में से, तब हमें इंट्रिंसिक इक्वेशन या नियत समीकरण प्राप्त होगी। इसके सवाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।